Hello everyone. So today we are going to discuss the succession in case of Hindu male dying intestate in the Hindu Succession Act 1956, जिसके अंदर we'll cover section 8 to 12. In the previous video I discussed with you the section 6 of the Hindu Succession Act along with the case laws जिसमें हमने amendment of 2005 भी साथ साथ डिस्कस की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सो टुडे वील कवर सेक्शन 8 to 12 ऑफ HSA। सबसे पहले सक्सेशन का क्या मतलब है। तो अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखते हैं तो इट इज़ नोवेयर डिफाइंड। तो हम एक जनरल मीनिंग लेंगे सक्सेशन का। सक्सेशन सिंपली मीन्स एक पर्सन के राइट्स दूसरे पर्सन को मिल जाना, उसकी प्रॉपर्टी में जो भी उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस थे हम आगे उसकी फैमिली को दे देंगे। तो जब इन ट्रांसफ़र होगा इन राइट्स का, उसे हम सक्सेशन कहते हैं। एक पर्सन की डेथ हो गई है, अब उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो हम उसके heirs को दे देंगे। तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी राइट्स जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो आगे उसके heirs को मिल जाएंगी। सो दिस इज व्हाट सक्सेशन मींस। एप्लीकेबिलिटी इस एक्ट की हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिखों पर है एंड इट डज नॉट अप्लाई टू पारसीज, जूस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। Before starting with the section, I would like to discuss with you the types of succession, जिससे हमें better understanding हो सके topic की। So firstly is the intestate succession. Intestate succession simply means कि जब एक person will बनाकर नहीं गया है, तो जब उसने will नहीं बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तब उसकी प्रॉपर्टी इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन। सिंपली मीन्स कि जब एक पर्सन एक वैलिड विल छोड़कर गया है और उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अब उस विल के अकॉर्डिंग होगा। सो दिस इज व्हाट इंटेस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन आर। और ये हम हिंदूज के केस में पढ़ेंगे क्योंकि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे हैं हम, विच अप्लाइज टू हिंदूज ओनली। सेकेंड थिंग इज द क्लासेस ऑफ एयर्स जो इसमें डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज क्लास 1 एयर्स। इन्हें हम प्रायोरिटी देते हैं सक्सेशन के केस में सबसे फर्स्ट। इसके अंदर चिल्ड्रन, स्पाउस और मदर वगैरह आती हैं एक इंटेस्टेट की। दूसरे आते हैं क्लास 2 एयर्स जो कि सेकंड है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और वो तभी इनहेरिट करते हैं अगर क्लास 1 में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर इंटेस्टेट के फादर और उसके सिबलिंग्स वगैरह आते हैं। थर्डली आदि एग्नेट्स, वो रिलेटिव्स जो कि आपके मेल साइड से रिलेटेड हैं, फादर साइड से रिलेटेड हैं। फोर्थ आर द कॉग्नेट्स जो कि आपकी फीमेल साइड से रिलेटेड हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द सेक्शन 8 जो कि बताता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन क्या रहेंगे इन द केस ऑफ अ हिंदू मेल। सो दिस डिस्कसेस विद अस ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या रहेगा इन केस ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी क्लास 1 एयर्स को, जिसकी 16 कैटेगरीज मेंशन्ड हैं इन द स्केड्यूल। तो जब भी एक पर्सन की डेथ हो जाएगी, एक हिंदू मेल की डेथ हो जाएगी, उसने विल नहीं बनाई है, तो हमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम उस केस में सबसे पहली प्रायोरिटी क्लास 1 एयर्स को देंगे जिनकी 16 कैटेगरीज मेंशन्ड हैं इन दी स्केड्यूल। अब अगर क्लास 1 एयर्स नहीं है तो उस केस में हम क्लास 2 एयर्स को प्रायोरिटी देंगे जिनकी 9 कैटेगरीज मेंशन्ड है इन द स्केड्यूल। अगर क्लास 1 क्लास 2 दोनों ही नहीं है तो हम एग्नेट्स के पास चले जाएंगे जो कि हमारे मेल साइड से रिलेटिव्स हैं। अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो हम कॉग्नेट्स के पास चले जाएंगे। अगर
कॉग्नेट्स भी नहीं हैं, यानी कि फीमेल साइड वाले रिलेटिव्स भी नहीं हैं, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी बाय वे ऑफ एस्टेट, जो कि सेक्शन 29 में मेंशन्ड है इस एक्ट के। सो बेसिकली सेक्शन 8 हमें ऑर्डर ऑफ सक्सेशन बता रहा है कि वो क्या रहेगा इन केस ऑफ अ हिंदू मेल। Moving towards section 9 that discusses the order of succession among heirs in the schedule. अब schedule में दो तरह के heirs mentioned हैं, class 1 और class 2। तो ये उन दोनों के बारे में बता रहा है कि वो कैसे inherit करेंगे। सबसे पहले क्लास 1 एयर्स के बारे में कि क्लास 1 एयर्स साइमल्टेनियसली शेयर इनहेरिट करते हैं, यानी कि जो 16 कैटेगरीज मेंशन्ड हैं स्केड्यूल में, वो 16 कैटेगरीज एक साथ अपना शेयर इनहेरिट करती हैं। जब क्लास 1 एयर्स इनहेरिट करेंगे तो जो बाकी की क्लासेस होंगी, क्लास 2 एग्नेट्स कॉग्नेट्स, उन सब का एक्सक्लूजन हो जाएगा सक्सेशन करने से। तो जब क्लास 1 प्रेजेंट है तो हमें बाकियों की ज़रूरत नहीं है। अगर 16 कैटेगरीज में से एक भी कैटेगरी का पर्सन प्रेजेंट है तो हम सारी की सारी प्रॉपर्टी इंटेस्टेट की उस क्लास 1 एयर के पर्सन को दे देंगे और बाकियों को एक्सक्लूड कर देंगे। सो सच इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस दैट इज गिवन टू क्लास 1 एयर्स जब इंटेस्टेट सक्सेशन की बात हो रही है कि अगर 16 कैटेगरीज में से एक भी पर्सन प्रेजेंट है तो सारी की सारी इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी उस पर्सन को ही मिलेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्लास 1 को बिलोंग करता है। सो इसीलिए क्लास 1 एयर्स को हम प्रेफरेंशियल और साइमल्टेनियस एयर्स भी बोलते हैं। प्रेफरेंशियल इसलिए क्योंकि उन्हें हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एंड साइमल्टेनियस इसलिए क्योंकि वो साइमल्टेनियसली अपना शेयर इनहेरिट करते हैं, एक साथ इनहेरिट करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट क्लास 2 एयर्स। क्लास 2 एयर्स के केस में हम एंट्री बेसिस पर प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एंट्री नहीं है तो सेकंड एंट्री के लोगों को प्रायोरिटी, सेकंड नहीं है तो थर्ड को, और इसी तरह आगे अप टू 9 कैटेगरीज चलता रहता है। सो जो भी हायर एंट्रीज में एयर्स प्रेजेंट होंगे वो लोअर एंट्री के एयर्स को एक्सक्लूड करते जाएंगे क्लास 2 एयर्स में। अगर क्लास 2 के अंदर फर्स्ट एंट्री वाला बंदा प्रेजेंट है तो प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी और बाकी 2 to 9 कैटेगरीज के लोग जो हैं वो आउट हो जाएंगे। अगर फर्स्ट एंट्री वाला बंदा प्रेजेंट नहीं है तो हम सेकंड एंट्री पर जाएंगे। सेकंड एंट्री वाले लोग प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें प्रॉपर्टी दे देंगे, 3 to 9 एंट्री वाले लोग आउट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स इन क्लास 2। और अगर हम इसे डिस्टिंग्विश करें क्लास 1 से तो विल बी एबल टू सी कि क्लास 1 में वो 16 कैटेगरीज एक साथ इनहेरिट कर रही थी। हाउएवर इन क्लास 2 ये लोग एंट्री बेसिस पर इनहेरिट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री है तो बाकी लोग एक्सक्लूड, फर्स्ट नहीं है सेकंड प्रेजेंट है तो सेकंड को प्रॉपर्टी दो, बाकी सब एक्सक्लूड। जबकि क्लास 1 सब लोग एक साथ इनहेरिट कर रहे थे। Then is section 10 that talks about the distribution of property among class 1 heirs. Class 1 heirs के अंदर अगर हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं वो हमें सेक्शन 10 बताता है। फर्स्ट रूल is that if there is one widow or more than one widow, all of them will take one share altogether. So इसे हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर वील अज्यूम कि P एक मेल इंटेस्टेट है जिसके 4 बच्चे हैं, S1, S2, D1 और D2, और इसकी 2 विडोज हैं, W1 और W2। अगर अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4 शेयर्स तो बच्चों के ही हो जाएंगे, और जो विडोज हैं हम उन दोनों का एक शेयर ही रखेंगे
चाहे दो विडोज हैं बट शेयर उन्हें एक ही मिलेगा। तो इस तरह से 5 शेयर्स होंगे प्रॉपर्टी के, तो 4 शेयर्स बच्चों को मिलेगा, 1/5 ईच उनका रिस्पेक्टिव शेयर। और जो W1 और W2 हैं उन दोनों को भी मिलकर 1/5 शेयर ही मिलेगा, जो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके 1/10 ईच कर लेंगी। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स जब हमें विडो के केस में जो है प्रॉपर्टी देनी है उसको इंटेस्टेट की। अगर अब यहाँ पे सिर्फ W1 प्रेजेंट होती, हमने उसे 1/5 शेयर दे देते, बट अब यहाँ पे W2 भी प्रेजेंट है, हम तो भी उसे 1/5 शेयर ही देंगे, वो दोनों मिलकर 1/5 शेयर इनहेरिट करेंगी। अब अगर W3 भी होती तो भी हम इन तीनों को 1/5 शेयर ही देते प्रॉपर्टी में से, जो ये आपस में इक्वली डिवाइड कर लेती। आई होप ये रूल क्लियर होगा। रूल 2 कहता है सर्वाइविंग सन, डॉटर एंड मदर ऑफ द इंटेस्टेट विल गेट 1 शेयर ईच। इस केस में पी एक मेल इंटेस्टेट है जिसके 4 बच्चे हैं और एक मदर है। तो इसमें बहुत सिंपल है कि इन पांचों लोगों को अपना इक्वल रिस्पेक्टिव शेयर मिलेगा, तो हर किसी को 1/5 शेयर ईच मिलेगा। Rule 3 talks about the heirs in the branch of predeceased son and daughter of the intestate will take the share which their parents would have got if they were alive. इस केस में P एक मेल इंटेस्टेट है जिसके 4 बच्चे हैं, S1, S2, D1 और D2। अब अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो चारों को 1/4 शेयर मिल जाएगा। हाउएवर इस केस में S2 जिसे हमने सर्कल किया हुआ है और D1 जिसे हमने सर्कल किया हुआ है, इन दोनों की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब इस केस में ऐसा नहीं होगा कि इनका 1/4 शेयर जो था वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, नहीं, वो 1/4 शेयर हम इनकी फैमिली को देंगे। किस तरह से कि जो S2 का 1/4 शेयर था वो हम उसकी वाइफ W को दे देंगे, वो अपने हस्बैंड का 1/4 शेयर ले लेगी। और जो D1 का 1/4 शेयर था वो हम उसकी डॉटर्स को दे देंगे, D1D और D2D। अब ये दोनों मिलकर अपनी मदर का 1/4 शेयर इनहेरिट करेंगी, जिसे ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी 1/8 ईच। सो इस रूल का मतलब इतना है कि अगर कोई आपका प्री डिसीज सन और डॉटर है, वो नहीं है अब जिंदा, तो उनका जो शेयर था प्रॉपर्टी में वो एक्सटिंग्विश नहीं हो जाएगा, हम वो आगे उनकी फैमिली को देंगे। ना उससे ज्यादा देंगे ना उससे कम देंगे, जितना उनके फैमिली मेंबर का शेयर बनता था उतना हम उनकी फैमिली को आगे ट्रांसफर कर देंगे। Next is the rule 4 that is explanation of rule 3 itself। तो इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्री डिसीज सन के केस में। सो पी एक मेल इंटेस्टेट है जिसके 2 बेटे थे, S1 और S2। अब अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती तो दोनों को हाफ हाफ शेयर मिलता अपने फादर की प्रॉपर्टी में से। अब क्योंकि जो S2 है वो अब जिंदा नहीं है, हमने उसे सर्कल किया हुआ है, वो भी प्री डिसीज्ड है। तो अब उसका हाफ शेयर ऐसा नहीं है कि उसका हाफ शेयर अब एक्सटिंग्विश हो गया, उड़ गया, अगर S2 जिंदा नहीं है तो उसको उसका शेयर भी नहीं मिलेगा। अब उसका हाफ शेयर आगे उसकी फैमिली को दे देंगे। उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसकी विडो है W यानी कि उसकी वाइफ, और उसके 2 बेटे हैं S2S और S2S1। अब ये जो तीनों फैमिली मेंबर्स हैं ये मिलकर S2 का हाफ शेयर इनहेरिट करेंगे और आपस में 1/6 ईच इसे डिवाइड कर लेंगे। इन द केस ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, अब P एक मेल इंटेस्टेट है जिसके 2 बच्चे हैं S और D। अब अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी इंटेस्टेट की तो दोनों को हाफ हाफ शेयर मिलेगा। पर अब यहाँ पर क्या है कि जो D है वो पहले से ही प्री डिसीज्ड है, तो अब उसका हाफ शेयर कहाँ जाएगा? उसकी फैमिली में जाएगा। उसकी फैमिली में कौन कौन प्रेजेंट है? उसकी 2 डॉटर्स प्रेजेंट हैं, D1, D2, और एक उसका विडोअर प्रेजेंट है, WM।
बट जब हमने शेयर देना है तो हम सिर्फ उसके चिल्ड्रन यानी कि उसकी डॉटर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं हम सिर्फ उन्हें ही दे रहे हैं हाफ शेयर, जो वो आपस में 1/4 ईच डिवाइड कर लेंगी। विडोअर को हमने कोई शेयर नहीं दिया इन द केस ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है प्री डिसीज्ड सन और प्री डिसीज्ड डॉटर के केस में। प्री डिसीज्ड सन के केस में हमने उसकी वाइफ को भी शेयर दिया था, बट प्री डिसीज्ड डॉटर के केस में हम उसके विडोअर को कोई शेयर नहीं देंगे। जो प्री डिसीज्ड डॉटर का शेयर होगा वो उसके बच्चों को ही मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, और वो आपस में डिवाइड कर लेंगी। हाउएवर प्री डिसीज्ड सन के केस में हम उसके बच्चों के साथ साथ उसकी वाइफ को भी इंक्लूड करेंगे और उसको जो है इनहेरिटेंस में इंक्लूड करेंगे, उसको भी शेयर मिलेगा। सो सिंपली प्री डिसीज डॉटर के केस में उसके हस्बैंड को शेयर नहीं देंगे, सिर्फ बच्चों को देंगे। प्री डिसीज सन के केस में हम उसकी वाइफ को भी देंगे और उसके बच्चों को भी देंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 11, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग heirs इन क्लास 2। क्लास 2 में जो एक एंट्री के एयर्स हैं उन सबको इक्वल शेयर मिलेगा। अब ये हम चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये क्लास 2 एयर्स हैं, इनकी 9 कैटेगरीज हमें दिख रही हैं। फर्स्ट जो एंट्री है उसमें है फादर। अब अगर फादर प्रेजेंट है इंटेस्टेट के तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी। बट अगर फादर प्रेजेंट नहीं है लेट्स सपोज, तो हम एंट्री 2 पर आएंगे। अब एंट्री 2 में 4 लोग मेंशन्ड हैं, तो अब ये जो चारों लोगों को इक्वल शेयर मिलेगा, यानी कि 1/4 ईच मिलेगा। अब अगर अगर हम सपोज करें कि एंट्री 2 वाले लोग भी प्रेजेंट नहीं है, इन चारों में से कोई भी बंदा प्रेजेंट नहीं है, तो हमें एंट्री 3 पर आना पड़ेगा। अब एंट्री 3 में भी 4 लोग मेंशन्ड हैं, तो ये चारों इक्वल शेयर इनहेरिट करेंगे। सो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लास 2 एयर्स के केस में। एंट्री के बेसिस पर हम प्रायोरिटी देंगे और एक एंट्री के लोग इक्वल शेयर को इनहेरिट करेंगे। I hope it's clear. Then lastly is the section 12, that is order of succession among agnates and cognates. एग्नेट्स और कॉग्नेट्स हमें पता है मेल साइड के रिलेटिव्स हैं एग्नेट्स और फीमेल साइड के रिलेटिव्स हैं कॉग्नेट्स, जिसमें हम एग्नेट्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं और लास्टली कॉग्नेट्स को देते हैं। अब इन दोनों में ही सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, जो कि है प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप। प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप सिंपली मीन्स कि आपकी जितनी नज़दीक की रिश्तेदारी होगी आपको उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आप जितने क्लोज हो इंटेस्टेट से उतनी ही ज़्यादा प्रेफरेंस और प्रायोरिटी आपको मिलेगी सक्सेशन के केस में। तो दिस मीन्स कि जो नज़दीक के रिश्तेदार होंगे, क्लोजर रिलेटिव्स होंगे, वो एक्सक्लूड कर देंगे दूर के रिश्तेदारों को, यानी कि रिमोट वंस को। सो ये एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के केस में प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। So this is it from my side for the succession in case of a Hindu male dying intestate, जिसके अंदर हमने section 8 to 12 cover किया along with कुछ basic चीज़ें जैसे कि types of succession, classes of heirs क्या हैं. So I hope it's clear and thank you.